जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो या लेक्चर होने वाला है पॉल फेरेबेंथ के बारे में। इनके बारे में हम सिर्फ टू द पॉइंट कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। प्लस मैंने आपको हमेशा बताया कि आप कोई भी थिंकर पढ़ते हो तो उसकी एक बारी उसका माइंडसेट और आइडियोलॉजी समझने की ज़रूरत होती है, ताकि कोई भी एग्जेशन रीजनिंग या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और फैक्चुअल तो मैं आपको बता ही दूंगी कि बुक्स क्या क्या आती है, कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो तो हम कर ही लेंगे। सो देखते हैं इनको वर्स्ट एनिमी ऑफ साइंस क्यों बोला जाता है, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पॉल फेरेबेंथ, द वर्स्ट एनिमी ऑफ साइंस। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? सो आप वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना, बिकॉज मैं बीच बीच में PYQs और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। सो अगेंस्ट मेथड, ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं PYQ में देखा होगा, अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ साथ। तो अगेंस्ट मेथड, सॉरी मेरा गला खराब है तो अगेंस्ट मेथड इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है, और इनकी क्योंकि मेथड के अगेंस्ट थे। कौन से मेथड के अगेंस्ट थे? साइंटिफिक मेथड के अगेंस्ट थे। दैट्स वाई इनको एनिमी ऑफ साइंस भी बोला जाता है। अब अभी हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक मेथड के अगेंस्ट क्यों थे। पहले इनका पूरा वर्क का पूरा नाम पढ़ लेते हैं। तो अगर अगेंस्ट मेथड कभी आए तो आपको क्या सर टिक करना है? पॉल फेरेबेंथ टिक करना है। अगेंस्ट मेथड, आउटलाइन ऑफ एन एनार्किकल थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये पूरा इनका वर्क का नाम है। ठीक है, तो कभी अगेंस्ट मेथड की जगह अगर एनार्किस्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज आए तो एनार्किस्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज भी पॉल फेरेबेंथ की है। ठीक है, there is no such thing as the scientific method, and that it is not appropriate to impose a single methodological rule upon scientific practices. Rather, anything goes, meaning that scientists should be free to pursue whatever research seems interesting to them. अब हमने पढ़ लिया, अब इसका मीनिंग समझते हैं। तो पॉल फेरेबेंथ ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा साइंटिफिक मेथड नहीं है जो कि अप्रोप्रिएट हो। कोई एक मेथड ऐसा नहीं है कि जिसको आपने अप्लाई किया और आपने वो जो है वो यूनिवर्सल मेथड बन गया। ऐसा कोई मेथड नहीं होता, एंड इट इज़, और वो कोई भी मेथड अप्रोप्रिएट नहीं होता, इसलिए वो साइंटिफिक मेथड के अगेंस्ट थे। और बोलते थे क्योंकि अगर हम कोई एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं ना तो हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर वे में सोचने के लिए। तो टू इम्पोज अ सिंगल मेथडोलॉजिकल रूल अपॉन साइंटिफिक प्रैक्टिसेस, तो जब हम साइंटिफिक प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम सिर्फ एक ही मेथडोलॉजिकल रूल फॉलो करते हैं और हम एक ही साइंटिफिक मेथड को लेकर चलते हैं। तो वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज़ नो सच थिंग एज द साइंटिफिक मेथड, क्योंकि साइंटिफिक मेथड जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि साइंस को परखने का, साइंटिफिक प्रैक्टिस को करने का कोई एक मेथड नहीं होता। इसलिए हम कोई भी मेथड को साइंटिफिक मेथड नहीं बोल सकते, कि ऐसा कोई मेथड नहीं है कि एक ये मेथड बोल दिया और इसी मेथड से हम सारे साइंस को चला सकते हैं। तो इसलिए जो साइंटिस्ट थे ना, और जो बाकी लोग थे, स्कॉलर्स जो थे, वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो ये तो साइंस का एनिमी है, ये साइंटिफिक मेथड में नहीं मानता। बल्कि एनिमी नहीं थे वो लॉजिकल बात भी बोल रहे थे, अगर एक तरीके से हम देखें तो। एनीथिंग गोज, अब वो बोलते कुछ भी जा सकता है साइंस के साथ। एनीथिंग गोज विद द साइंस, ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है, आधी लिखी हुई है तो मैं आपको बता रही हूँ। एनीथिंग गोज, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? दैट साइंटिस्ट शुड बी फ्री टू परस्यू वट एवर रिसर्च सीम्स इंटरेस्टिंग टू देम। तो साइंटिस्ट जो है वो कुछ भी कर सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। उनको एक मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए किसी तरीके का, वो बाधित नहीं होने चाहिए किसी एक मेथड से। राइट, अब बात करते हैं इसी में अगेंस्ट मेथड में ही उन्होंने एनार्किस्ट, जो यहाँ पे लिखा ना एनार्किस्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज, उन्होंने एनार्किस्ट को क्या बोला है? तो उन्होंने बोला है एनार्किस्ट जो है वो एक अंडरकवर एजेंट की तरह है, जो क्या करता है, वो एक गेम ऑफ रीजन प्ले करता है इन ऑर्डर टू अंडरकट अथॉरिटी ऑफ रीजन। तो रीजन को खत्म करने के लिए क्या करता है जो एनार्किस्ट होता है? एनार्किस्ट आप सभी को पता है, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है, और एनार्किस्ट वो होते हैं जहाँ पे वो किसी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते। ठीक है, तो एनार्किस्ट एक अंडरकवर एजेंट होता है जो क्या करता है, गेम ऑफ रीजन
प्ले करता है, यानी कि एक रीज़न, उसका एक खुद का एक रीज़न होता है, उसकी खुद की एक रैशनैलिटी होती है, और वो अपनी रैशनैलिटी का यूज़ करके जो अथॉरिटी ऑफ रीज़न है, अथॉरिटी ऑफ रीज़न मतलब जो कि गवर्न कर रही है, उसको वो काटने की कोशिश करता है, अंडरकट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि अनार्की ही सबसे बेस्ट है, गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अनार्की बेस्ट है। और अपने रीज़न का इस्तेमाल करके वो अथॉरिटी ऑफ रीज़न यानी कि हमारी सरकार या जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे है, स्टेट, उसको वो अंडरकट करने की कोशिश करता है। इट इज़ एडमायरेबल टू गो अगेंस्ट रीज़न इन सर्विस ऑफ साइंस। अब देखो वो बोल रहा है, कौन बोल रहे हैं, ये पॉल फेरेबन बोल रहे हैं, पॉल साहब बोल रहे हैं हमारे, कि आप रीज़न के अगेंस्ट जा सकते हो साइंस के लिए। अगर आपको साइंस परफॉर्म करना है या साइंस के आप पार्ट हो, साइंटिफिक चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, तो आप रीज़न के अगेंस्ट भी जा सकते हो। अब कोई बंदा अगर रीज़न के अगेंस्ट जाने की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लोग एनिमी ऑफ साइंस बोलेंगे, क्योंकि साइंस तो रीज़न पे बेस्ड होती है और आप रीज़न के अगेंस्ट भी बोल रहे हो कि रीज़न के अगेंस्ट जाओ। अब वो ये बोलता है अगेंस्ट मेथड के, अपने डिफेंड करते हुए अपने आप को जस्टिफाई करते हुए वो ये बोलते हैं कि देखो, आप कोई भी मेथड लेकर देख लो, आप कोई भी एक सेट ऑफ रूल उठा लो, आपको वो कहीं ना कहीं वो जो रूल होगा या वो जो मेथड होगा वो हिस्ट्री ऑफ साइंस में कभी ना कभी देखने को मिलेगा। कोई आप मेरे को एक ऐसा मेथड बता दो या कोई एक ऐसा रूल बता दो जो कभी पहले इस्तेमाल ही ना हुआ हो हिस्ट्री में, जब साइंस में कभी वो मेथड या रूल इस्तेमाल ही ना हुआ हो। तो अगर कोई ना कोई भी मेथड आप ले लो, कभी ना कभी वो साइंस में इस्तेमाल हुआ ही है, या कोई भी रूल ऐसा हो, सेट ऑफ रूल्स वो जो हम फॉलो करते हैं वो पहले साइंस में हो चुके हैं। तो हम ये नहीं बोलते कि साइंटिफिक मेथड एक ही होता है, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। और इवन ये वो बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी वही होता है जो रूल्स को तोड़ता है, ठीक है। तो ये भी उनका फेमस कोट है, कभी आ सकता है अगर फिलॉसफी के आप स्टूडेंट हो। अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो या फिर रिसर्च मेथडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट या आपको पता होना चाहिए, मैंने क्या बोला था, उनकी थिंकिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट वही होते हैं जो रूल्स को तोड़ते हैं, रूल्स को तोड़ते हैं तभी तो आगे साइंस में एक नया इनोवेशन आएगा ना। अगर वो एक ही रूल के साथ चलते जा रहे हैं तो साइंस कभी इनोवेट कर ही नहीं पाएगी अपने आप को। नेक्स्ट स्लाइड। तो बात करते हैं साइंस इजंट द ओनली मेथ दैट गेट रिजल्ट्स। वो बोलते हैं कि साइंस इकलौता नहीं है जिससे हमें रिजल्ट मिलते हैं, वो बाकी एरियाज भी हैं जिससे हम अपनी स्टडी को, अपनी रिसर्च को परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम रिजल्ट पा सकते हैं। साइंस थोड़ी है सिर्फ, साइकोलॉजी है, सोशल साइंसेस भी हैं, बाकी और फील्ड्स ऑफ स्टडी भी हैं जिसके बेसिस पे हमें रिजल्ट मिलता है, जिसमें हमें रीज़न देखने को मिलता है। तो ये वाली बात भी आप याद रख लो, ये PYQ में एक बारी पूछा गया था, not in our paper but in philosophy of science it was asked that science isn't the only myth that get results। साइंस इकलौती मिथ नहीं है जो कि जिससे हमें रिजल्ट मिले, ठीक है। सो अब ये वाली लाइन पढ़ते हैं, साइंस लाइक आर्ट। तो आर्ट की तरह साइंस भी जो है वो क्या है, एक ह्यूमन क्रिएटिविटी है, एंड शुड हैव नो लिमिट्स और बॉन्ड्स। इसलिए साइंस के ऊपर हमें किसी भी तरीके के लिमिट्स या बॉन्ड्स नहीं लगाने चाहिए। तो अगर हम साइंस पे कोई लिमिट्स और बॉन्ड्स नहीं लगाएंगे तभी वो बोलते हैं कि हम वो मेथड के अगेंस्ट होते हैं, कि एक साइंटिफिक मेथड नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ आ गया होगा। और साइंस शुड बी सब्जेक्टिव, तो साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिव ना होकर सब्जेक्टिव होना चाहिए, इंडक्टिव होना चाहिए। अब सब्जेक्टिव का मतलब होता है, आपको पता ही, ओपिनियंस, व्यूज रखना, अपनी इंटरप्रिटेशन करना, इन डेप्थ स्टडी करना, ये सब सब्जेक्टिव होता है, राइट। देन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ही इज नॉट अपोज टू साइंस। अब देखो ये हमें बोल रहा है कि वर्स्ट एनिमी ऑफ साइंस, इसको वर्स्ट एनिमी ऑफ साइंस जो है दूसरे साइंटिस्ट ने बोला है, ठीक है। दुनिया इसको कुछ लोग बोलते हैं पर ये नहीं है, ये बोलते हैं कि मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, जो वो एरोगेंस आ जाता है ना हमारे में, एक डॉगमेटिक एरोगेंस जो हमारे अंदर आ जाता है, जो जब हम साइंस की बात करते हैं और जब हम बहुत एरोगेंट हो जाते हैं उस साइंस की वजह से, उस इनोवेशन की वजह से, उस डेवलपमेंट की वजह से, जब हमारे अंदर एरोगेंस आ जाता है, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ। तो आप मुझे वर्स्ट एनिमी ऑफ साइंस मत बोलो, ठीक है। देन फेयरबंद एग्री करते हैं थॉमस कून के साथ। अब तो थॉमस कून के साथ किस बात पे एग्री करते हैं, मैंने आपको थॉमस कून जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये टर्म बताई थी, इनकॉमेंसिबिलिटी ऑफ पैराडाइम, बताया था ना। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फिलॉसफी ऑफ साइंस प्लेलिस्ट में।
तो वो थॉमस कुन से इस बात पे एग्री करते हैं कि हाँ, थॉमस कुन ने जो बोला था कि इनकॉमेंसिबिलिटी क्या होता है, वैसे एक ये मैथमेटिकल टर्म है, बट ये इसके लिए यूज़ होती है कि हम जब सेम स्टैंडर्ड के बेसिस पे चीज़ों को मेजर नहीं कर पाते, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकॉमर्सिबिलिटी बोलते हैं, कि सेम स्टैंडर्ड्स लेते हैं हम, ठीक है। तो हम सेम स्टैंडर्ड्स तो हमने लिए, पर हम चीज़ों को सेम स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम मेजर नहीं कर पाते, नॉट एबल टू मेजर, तो उसको बोलते हैं इनकॉमेंसुरेबिलिटी। मतलब हम एक पैराडाइम है, एक पैराडाइम को, एक प्रोग्राम को हम नहीं चेंज कर पा रहे अगर हम सेम स्टैंडर्ड लेकर चले। अगर हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ले तो माइट भी हम मेजर कर सकते हैं। तो पैराडाइम में एक ये दिक्कत होती है कि एक पैराडाइम में हम मेजर नहीं कर पाते हैं, तो दैट्स वाई फेरेबन इज ऑल्सो एग्रीइंग विद द थॉमस कुन कॉन्सेप्ट। तो ये कभी थॉमस कुन और इसकी कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकता है। अब ये भी इनका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आइडियाज क्रिएशनिज्म आर सूडो साइंस। वो बोलते हैं कि जो आइडियाज है, क्रिएशनिज्म है, वो क्या है, सूडो साइंस। सूडो साइंस किस में पढ़ा था हमने, कार्ल पॉपर में पढ़ा था, राइट। तो कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं सूडो साइंस, वो ज्योतिष विद्या वगैरह जो होती हैं, फ्यूचर देखना, ये सब सूडो साइंस है, मतलब फेक साइंस है, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारे पॉल फेरेबन है वो भी बोलते हैं कि जो आइडियाज़ है हमारे क्रिएशनिज्म जो हम आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, हमारी इमेजिनेशन सॉरी, तो वो क्या है, सूडो साइंस है। एंड वो ये भी बोलते हैं कि हमें इंटरेस्टिंग लीड्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम साइंटिफिक ट्रुथ तक पहुंच सकें, ठीक है। तो जो भी हमें लीड दिख रही है, लीड मतलब जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा है एक साइंटिस्ट को, तो हम उसको फॉलो करो और अपने जैसा आपके इंटरेस्ट है, उस साइंटिस्ट का जैसा इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप काम करो। देन ओके, फेमस कॉन्सेप्ट्स बाय फेरेबन। अब मेरे को तो फेरेबन के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे पीवाईक्यू आ सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आज के वीडियो का, ठीक है। एक तो मैंने आपको बुक बताई अगेंस्ट मेथड, तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म। तो एपिस्टेमोलॉजी पता है आपको क्या होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। कोई भी जिस तरीके से हमें नॉलेज मिलती है अपने सेंसेस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो वो सोर्स ऑफ नॉलेज को हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म, ये इनकी बुक है या वर्क है एक, तो ये भी याद रखना क्योंकि ये पीवाईक्यू में मैंने कहीं देखा था, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट नहीं है, बट आई वाज सॉल्विंग अ पीवाईक्यू एंड आई सॉ दैट कि मैथ्स द फॉलोइंग में ये पूछा गया था, एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म, साइंस इन अ फ्री सोसाइटी। तो सिर्फ एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म याद रख लो, फेरेबन की है, ठीक है। ये फेरे लगा रहा था या फिर बैंड, या फिर ये झुका हुआ था, या बैंड बोल सकते हैं, मतलब मेरे को इससे ट्रिक नहीं बनी एज सच, तो इसलिए मैंने नहीं बताया ट्रिक आपको। बट अभी ऐसे दिमाग में कुछ आया, सो आई थॉट कि बोलूँ, बट कुछ इससे मिलता जुलता बैठ नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे ही याद कर लो एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म। तो अब इसमें ये क्या बोलते हैं इस वर्क में, वो बोलते हैं कि साइंस शुड हैव नो रूल्स एट ऑल। साइंस में किसी भी तरीके का एक सेट ऑफ रूल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही सेम बात घुमा फिरा के बोल रहे हैं हंसा का, कि साइंस जो है एक फ्री सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, कोई उसको किसी रूल से बंदिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो नॉलेज पे फोकस करते हैं, साइंस पे फोकस करते हैं, एंड रिलेटिविज्म पे फोकस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको ये 3 टर्म्स दे दे और पूछ ले कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसके हैं। तो नॉलेज, साइंस और रिलेटिविज्म, RSK, ठीक है। तो RSK किसके हैं, आर मतलब रिलेटिविज्म, साइंस और ये सॉरी SRK लिख सकते हैं, हाँ SRK तो शाहरुख खान हो गया ना। तो शाहरुख खान जो है हमारे फेरेबन जो है शाहरुख खान है, मतलब कि वो साइंस, रिलेटिविज्म और नॉलेज में मानते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब इसके दूसरे जो फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म, दूसरा इनका फेमस कॉन्सेप्ट है द न्यू इनक्विजिशन। न्यू इनक्विजिशन में ये गैलीलियो गैलीली और एल्बर्ट आइंस्टाइन को फेवर करते हैं, उनको एडमायर करते हैं वो बोलते हैं जो गैलीलियो गैलीली है ना, वो क्रिएटिव जीनियस है, ठीक है। ही इज़ अ वेरी जीनियस पर्सन, बिकॉज जो गैलीलियो गैलीली थे वो चर्च के अगेंस्ट जाके उन्होंने अपना आइडिया जो था उसको डिफेंड किया, ठीक है। वो मुकरे नहीं कि ठीक है भाई चर्च मेरे खिलाफ जा रहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी रिसर्च कंटिन्यू करी और वो अपने आइडिया को डिफेंड किया, जिसकी वजह से वो ह्यूज एडमायरर है पॉल फेरेबन गैलीलियो गैलीली के। अब ये भी इसमें भी ये वो बोलते हैं कि साइंस सप्रेस क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। अब कोई बंदा साइंस के अगेंस्ट इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है तो ऑब्वियसली उसको वर्स्ट एनिमी ऑफ साइंस बोला जाएगा
कि जो साइंस है हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को क्या करती है, दबाती है। तो मुझे कहीं कहीं लगा कि ये थोड़े से हिपोक्रेट लगे मुझे, कि कहीं कहीं तो ये साइंस को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, और कहीं कहीं ये साइंस के अगेंस्ट भी कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं। तो डबल माइंडेड लगे, ठीक है। तो मेरे को भी नहीं समझ आया कि मेन इनका क्या है, बट आप याद रखो कि हाँ भाई साइंस के अगेंस्ट तो इन्होंने बोला है। देन ही ऑल्सो एम्बेरेस इन आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन की भी बात की। आइंस्टाइन को किस चीज़ के लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया, एस्थेटिक्स ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक प्लूरलिज्म, किसके लिए, एस्थेटिक्स ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक प्लूरलिज्म। ओके, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, अब ये सारे कीवर्ड्स आप याद रखो। व्हाइट नोज प्रॉब्लम, आवाज ही नहीं निकल रही, सॉरी। पॉल फेराबंद की व्हाइट नोज प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शन भी पॉल फेराबंद का है। देन सेपरेशन ऑफ साइंस एंड स्टेट भी फेराबंद का है, ठीक है। सो अब सेपरेशन ऑफ साइंस एंड स्टेट इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने क्या बोला था, सेपरेशन ऑफ साइंस एंड स्टेट में उन्होंने बोला साइंस कैन इन्फ्लुएंस स्टेट अफेयर्स। वो कहते हैं मुझे साइंस से दिक्कत नहीं है, साइंस चाहे तो स्टेट अफेयर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, बट शुड नॉट बी अलाउड टू हैव द प्लेस ऑफ अथॉरिटी। लेकिन जो साइंस है कभी भी अथॉरिटी की जगह नहीं ले सकती। अथॉरिटी जो है हमारी सरकार या गवर्नमेंट या द स्टेट जिसको हम बोलते हैं, तो साइंस कभी भी स्टेट का जगह नहीं ले सकता। साइंस स्टेट अफेयर्स को इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकता है, पर उसकी जगह नहीं ले सकता। इसलिए वो साइंस और स्टेट को सेपरेट करने के लिए बात करते हैं। वो बोलते हैं एक जो ओपन सोसाइटी होती है ना, ओपन सोसाइटी से आपको कौन याद आया, कार्ल पॉपर, राइट। तो शुड बी रूल्ड बाय अ डेमोक्रेटिक, तो एक ओपन सोसाइटी को कौन रूल करेगा, डेमोक्रेटिक विल ऑफ द पीपल, जो हमारी इच्छा है, डेमोक्रेटिक विल है लोगों की, हमारी मतलब लोगों की जो डेमोक्रेटिक विल है वो रूल करेगी एक ओपन सोसाइटी को, ना कि साइंस, ठीक है। साइंस रूल नहीं करेगा कभी भी, बिकॉज साइंस फर्स्ट प्रायोरिटाइज इट्स ओन परपेचुएशन नॉट विल ऑफ द वेलबींग ऑफ द पीपल। क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं कि जो साइंस है ना वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, वेलबींग के बारे में नहीं सोचता कभी। तो साइंस कभी भी वेलबींग के बारे में नहीं सोचता, इसलिए साइंस जो है कभी भी रूल नहीं करना चाहिए स्टेट को, और उसको इसलिए हमें स्टेट और साइंस को सेपरेट रखना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड। उनसे जो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन मेरे को मिला, तो क्या था, डैश होल्ड्स द साइंस इज अ डेंजरस एक्टिविटी। बाकी सारे पीवाईक्यूज मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिए। एक ये सॉल्व करते हैं कि पॉल फेराबन ने ये बोला था कि साइंस इज अ डेंजरस एक्टिविटी। वीडियो में आज ही हमारी लास्ट ऑलमोस्ट हाँ लास्ट ही क्लास थी एक तरीके से आप मान लो, फिलोसफी ऑफ साइंस की। इसमें मैंने ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर करा दिया। इन फ्यूचर अगर मुझे कोई लगेगा तो मैं इसमें प्लेलिस्ट में और थिंकर्स ऐड कर दूंगी, बट आज के लिए अभी के लिए ये लास्ट क्लास थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।